हेलो दोस्तों, आज शुरू करते हैं इस टेक्नोलॉजी की थर्ड रिवीजन। इसरो और भारत की अंतरिक्ष एजेंसी कार्यक्रम। भारत में अंतरिक्ष एजेंसी कार्यक्रम के संबंध में संरचना कैसे बनी है, तो पढ़ते हैं। देश में अंतरिक्ष गतिविधियां 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना के साथ शुरू हुई। इसी वर्ष तिरुवनंतपुरम के पास थोम्बा इक्वेटोरियम में रॉकेट लॉन्च स्टेशन पर भी काम शुरू किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना 1969 में हुई थी। भारत सरकार ने अंतरिक्ष आयोग का गठन किया और जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की और सितंबर 1972 में इसरो को DOS यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत लाया गया था। अंतरिक्ष आयोग देश के सामाजिक आर्थिक लाभ के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी के विकास और अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाता है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्रियान्वयन की देखरेख करता है। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इन कार्यक्रमों का मुख्य रूप से इसरो, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुसंधान अनुप्रयोगों का केंद्र और सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है। एनटेक्स्ट कॉर्पोरेशन, जिसे 1992 में सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी के रूप में स्थापित किया गया, अंतरिक्ष उत्पादों और सेवाओं का विपणन करती है। इसरो मुख्यालय के कार्यक्रम या कार्यालय जो हैं, इसके कार्यक्रम जो हैं उपग्रह संचार करना, पृथ्वी अवलोकन, प्रक्षेपणयान, अंतरिक्ष विज्ञान या आपदा प्रबंधन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सिस्टम विश्वसनीयता सक्षम आदि जैसे कार्यक्रमों का समन्वय करता है। भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो क्या है? इसरो एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन ने भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी को शामिल किया है। इसरो पहले भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की थी स्थापना इसने जो है 1962 में डॉक्टर विक्रम साराभाई की कल्पना के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। इसरो की मुख्य उद्देश्य ये है कि अंतर्राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास और अनुप्रयोग है। मुख्य उद्देश्यों में इसरो ने अंतरिक्ष प्रणाली स्थापित की, जैसे संचार के लिए, टेलीविजन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं के लिए, फिर संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए और नेविगेशन के लिए। उपग्रहों को आवश्यक कक्षाओं में स्थापित करने के लिए इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपणयान यानी उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने के लिए PSLV एंड GSLV का विकास किया है। मुख्यालय इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। प्रक्षेपणयान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है। प्रक्षेपणयान जो बनाए जाते हैं तिरुवनंतपुरम में, और उपग्रह का UR राव सैटेलाइट सेंटर जो सैटेलाइट बनाए जाते हैं जो बेंगलोर में बनाए जाते हैं, इनको डिजाइन और विकास किया जाता है। उपग्रह और प्रक्षेपणयान, अब जो दोनों उपग्रह है और प्रक्षेपणयान का एकत्रीकरण सतीश धवन केंद्र उड़ीसा में किया जाता है। ये श्रीहरिकोटा के पास, आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा के पास है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का क्रियान्वयन स्पेस टेक्नोलॉजी की DOS ने अपनी एजेंसी इसरो के माध्यम से अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोगों को बढ़ावा देने और विकसित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्यक्रम विकसित किए हैं। उसने स्वदेशी क्षमता वाले प्रक्षेपणयान कार्यक्रम बनाए हैं, यानी स्वदेशी क्षमता के PSLV GSLV कार्यक्रम बनाए हैं। दूर संचार, प्रसारण और मौसम विज्ञान, शिक्षा का विकास आदि के लिए उसने इनसेट कार्यक्रम बनाए हैं। फिर विभिन्न विकासात्मक उद्देश्यों के लिए उपग्रह इमेजरी यानी ऊपर से फोटो लेना अनुप्रयोगों के लिए रिमोट सेंसिंग कार्यक्रम चलाए हैं।
राष्ट्रीय विकास के लिए उन्हें लागू करने के लिए अंतरिक्ष विज्ञान प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास किया है। अंतरिक्ष मिशन, उसने मिशन भी चलाए हैं। मिशन मॉम, मंगलयान, मार्स ऑर्बिटल मिशन था ये। मार्स ऑर्बिटल मिशन, जिसे मंगल ग्रह के नाम से जाना जाता है, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष में भारत का ये पहला उद्यम है। 5 नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था और अंतरिक्ष यान जो है 24 सितंबर 2014 को मंगल ग्रह की कक्षा में पहुंच गया था। सोवियत अंतरिक्ष कार्यक्रम और नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के बाद इसरो मंगल ग्रह पर पहुंचने वाली चौथी अंतरिक्ष एजेंसी है। यानी रूस, अमेरिका और यूरोप एजेंसी के बाद भारत चौथा देश है जो वहां पहुंचा है। परिणाम स्वरूप भारत ने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच दिया। इस कार्यक्रम का कम बजट में तैयार किया गया था। इसको बहुत कम बजट में तैयार किया गया था। इसके मॉम को मंगल ग्रह की सतह की विशेषताओं, खनिज विज्ञान, मंगल ग्रह के वातावरण का पता लगाने और निगरानी करने के लिए डिजाइन किया गया था। इसके अलावा इसने ग्रह पर जीवन की संभावना या पिछले अस्तित्व के बारे में पूछताछ करने के लिए मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन की खोज का एक केंद्रित शोध भी किया है। इसने वहाँ जाकर रिसर्च किया इस बारे में। अब मॉम बोर्ड का उपकरण, यानी उसमें जो मंगल ग्रह है उसमें जो मॉम बोर्ड लगा था उसमें क्या क्या उपकरण लगे थे उसके बारे में है। तो उसमें लाइमन अल्फा फोटोमीटर लगा था एक। इसका काम था अवशोषित सेल था ये फोटोमीटर, अवशोषित सेल है। यह मंगल ग्रह की ऊपरी वायुमंडल यानी बहिर्मंडल के वर्णक्रमीय अध्ययन से ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन की सापेक्ष प्रचुरता को मापने के लिए लगाया गया था लाइमन अल्फा फोटोमीटर। इसके बाद है मंगल ग्रह के लिए मीथेन सेंसर, मीथेन है कि नहीं इस जांचने के लिए सेंसर को कण प्रति बिलियन सटीकता और स्रोतों को मैप करने की क्षमता के साथ मंगल ग्रह के वातावरण में मीथेन मापने के लिए डिजाइन किया गया था। यानी कणों के प्रति विलयनशीलता या कणों का जो स्रोत है उसके आधार पर वातावरण में मीथेन को पता लगाने के लिए था। मार्स एक्सोस्फेरिक न्यूट्रल कॉम्पोजिशन एनालाइजर, ये जो था वो चतुर्थ द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर है जो 1 से 300 AMU की सीमा की तटस्थ संरचना का विश्लेषण करेगा और वह सीमा जिसमें मंगल ग्रह के वायुमंडल की गैसों का अनुपात आता है। मतलब मंगल ग्रह में कौन कौन सी गैसें हैं और कितने अनुपात में हैं, तो ये उसको बताएगा। ये 300 AMU की सीमा की संरचना का वो रिसर्च करेगा उसमें। मार्स कलर कैमरा, छवियां मंगल ग्रह की सतह की, मतलब ये कैमरा जो है मंगल ग्रह की तस्वीर लेगा। सतह की विशेषताओं और संरचनाओं के बारे में मंगल ग्रह की गतिशील घटनाओं और मौसम की निगरानी के लिए उपयोगी जानकारी देता है। मंगल ग्रह की मौसम की जानकारी देगा और वहाँ क्या घटनाएं घटित हो रही हैं सतह पर वो बताएगा। थर्मल इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर, थर्मल इमेजिंग है जो थर्मल रिमोट सेंसिंग का उपयोग सतह और वायुमंडल के अन्वेषण, सतह और वायुमंडल ये भी अन्वेषण करेगा और मंगल ग्रह के वातावरण में थर्मल विकिरणों के स्रोत का भी पता लगाएगा। फिर मंगल मिशन की अवधि कितने समय के लिए था, तो मंगल ग्रह की योजना 6 महीने के लिए थी। 6 महीने के मिशन जीवन के लिए बनाई गई थी। हालांकि ईंधन बचाने वाले युद्धाभ्यासों और सटीक कक्षीय इजेक्शन यानी सटीक कक्षा में पहुंचने के कारण क्या हुआ और फायरिंग के कारण 20 किलोग्राम ईंधन की बचत हुई। पहले जब सटीक कक्षा में छोड़ा गया तो 20 किलोग्राम ईंधन की बचत हुई। फिर मंगल ग्रह की जो उच्च अंडाकार कक्षा में प्रवेश करने के समय उसे 40 किलोग्राम ईंधन उत्पन्न हुआ, क्योंकि बहुत बड़ी कक्षा थी लेकिन उसने सटीक तरह से उसको पकड़ लिया। ऐसी कठोर परिस्थिति में 6 महीने तक काम करने के बाद भी या
कम गिरावट के उपकरणों के साथ, यानी उपकरणों में कोई गिरावट नहीं हो और काम करता रहा है, और ये बड़ी उपलब्धि है। इसरो ने इस अवसर का उपयोग किया और डेटा का उपयोग करने के लिए मतलब इसरो ने इसका अवसर का उपयोग और आगे चल रहा था कार्यक्रम, तो ये चलता रहा और मंगल ग्रह की स्थिति से परिचित होने की दिशा में इसमें काम किया और अधिक समय तक काम कर दे रहे। नियंत्रण और कमान इकाई ने सूर्य ग्रहण, विस्फोट, ज्वाला और अन्य अनियोजित घटनाओं को सहने के लिए मोम के जीवन को और बढ़ाने के लिए कक्षीय सुधार किए, यानी उसको एक कक्षा से दूसरी कक्षा में उसको स्थानांतरित थोड़ा करते रहे ताकि उसका सूर्य ग्रहण और विस्फोट और ज्वाला से उसे बचाया जा सके। मोम उपकरणों के लंबे समय तक काम करने की ऐसी कठोर स्थिति में काम करने के लिए उपकरण प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य को समझने में भी मदद मिली कि वो उपकरण कठोर स्थिति में भी कैसे काम कर सकते हैं। 2 अक्टूबर 2022 को यह बताया गया कि अप्रैल 2022 में 7 घंटे का ग्रहण था, तो 7 घंटे के ग्रहण में प्रवेश करने के बाद, जिसे मतलब उस स्थिति में जीवित रहने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था, तो मोम ने पृथ्वी के साथ संपर्क खो दिया। अगले दिन इसरो ने अपना बयान जारी किया कि मोम को जो है पूर्ण रूप से लाने के सभी प्रयास जो थे किए गए थे वो सब विफल हो गए और उसको मृत घोषित कर दिया कि उसका संपर्क टूट गया है। काफ़ी लंबा चल गया, लेकिन ये 6 महीने से बहुत आगे चल गया। इसरो का चंद्रयान 1, इसरो ने चंद्रयान 1 2008 में लाया था। चंद्रयान 1 भारत का पहला चंद्रमा पर मिशन था। मिशन में भारत, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, बुल्गारिया और स्वीडन द्वारा 11 पेलोड थे। उसमें जो चंद्रयान 1 गया था उसमें 11 पेलोड थे। उसमें भारत था, यूनाइटेड किंगडम था यूके, और अमेरिका था, जर्मनी, बुल्गारिया और स्वीडन था। फिर 22 अक्टूबर 2008 को श्रीहरिकोटा से PSLV रॉकेट पर लॉन्च किया गया। चंद्रयान मिशन चंद्रमा की स्थलाकृति के बारे में डेटा एकत्र करने के लिए डिजाइन किया गया था, चंद्रमा की स्थिति के बारे में। अंतरिक्ष यान चंद्रमा की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की परिक्रमा कर रहा है और फिर ये सफल भी रहा और आज भी आज नहीं कर रहा, बहुत समय तक इसने परिक्रमा की है, चंद्रमा की करता रहा। चंद्रयान प्रथम मिशन का महत्व, क्या महत्व है, तो ये चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और विज्ञान भू मानचित्रण पर डेटा एकत्र करता है कि वहाँ रसायन क्या है, खनिज क्या है और उसका मानचित्रण कैसा है, डेटा एकत्र करता है। चंद्रयान प्रथम के डेटा ने सितंबर 2009 में चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति का पता लगाने में मदद की थी। फिर चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया, चंद्रयान 2 कहते हैं इसे। चंद्रयान प्रथम के बाद इसरो द्वारा दूसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है ये। इसमें एक ऑर्बिट विक्रम नाम का एक लैंडर और प्रज्ञान नाम का एक रोवर शामिल है, यानी एक जो कक्षा में चक्कर लगाएगा, एक जो लैंड करेगा और एक जो लैंड करने के बाद घूमेगा, प्रज्ञान रोवर, ये 3 चीज़ें शामिल हैं। अंतरिक्ष यान को 22 जुलाई 2019 में GSLV MK3 द्वारा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के दूसरे लॉन्च पेलोड से लॉन्च किया गया। लैंडर और रोवर को 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्र में उतरने के लिए निर्धारित किया गया था, यानी उसे 6 सितंबर को उतरना था। एक सफल लैंडिंग यदि हो जाती तो भारत जो है सोवियत, रूस, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश उतरने वाला, वहाँ पे चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता और दक्षिण ध्रुव पर पहला देश बन जाता, लेकिन ये मिशन असफल हो गया। हालांकि उतरने का प्रयास करते समय लैंडर अपनी इच्छित प्रक्षेप पथ से भटक गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया और ये नष्ट हो गया था।
मिशन के उद्देश्य क्या थे, तो इसमें सॉफ्ट लैंडिंग कराना था, चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना था और रोबोटिंग सहित एंड टू एंड चंद्र मिशन क्षमता के लिए प्रमुख प्रौद्योगिकी का विकास और प्रदर्शन करना था कि एंड टू एंड चंद्रमा से कनेक्शन किया जा सकता है और इस मिशन का प्रदर्शन करना था। वैज्ञानिक उद्देश्य, विज्ञान के क्या उद्देश्य थे, तो स्थलाकृति और खनिज और रसायन इन सब के बारे में जानकारी और थर्मोभौतिक विशेषताओं, कमजोर चंद्रमा का वातावरण जो है उसका विस्तृत अध्ययन करना और वैज्ञानिक ज्ञान का विस्तार करना जिससे चंद्रमा की उत्पत्ति और विकास के बारे में समझा जा सके। इस सब के लिए वैज्ञानिक उद्देश्य थे इसके। चंद्रयान द्वितीय मिशन की प्रासंगिकता, अब द्वितीय मिशन की लेकिन फिर भी फेल हो गया, क्या प्रासंगिकता है, तो विफलता के बावजूद इस ऑर्बिटर जो है जो भेजा गया था तो वो पृथ्वी की चंद्रमा की कक्षा में क्या है परिक्रमा लगा रहा है, फिर भी तो ऑर्बिटर और अन्य हिस्सों ने समान रूप से काम किया और इसकी जानकारी एकत्र की। चंद्रमा मिशन जानकारी, चंद्र मिशन पर पानी के अणुओं की उपस्थिति और सौर ज्वालाओं के बारे में जानकारी और छोटे तत्वों की खोज शामिल थी, तो ये उन्होंने काम किया ही है। चंद्रयान 3 फिर लॉन्च किया गया। चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित लैंडिंग और घूमने और एंड टू एंड क्षमता प्रदर्शित करने के लिए चंद्रयान 2 का अनुपूरक यानी चंद्रयान 2 ने जो काम अधूरा छोड़ा था उसको पूरा करने के लिए इसे भेजा गया। 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से LVM-3 यानी GSLV इसी को बोलते हैं GSLV Mark 4 द्वारा लॉन्च किया गया और लैंडर और रोवर 23 सितंबर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतारे गए। इसके साथ भारत जो है रूस, अमेरिका, चीन के बाद चंद्रमा पर चौथा और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बना। चंद्रयान 3 मिशन के उद्देश्य थे सफल लैंडिंग यानी सरल लैंडिंग का प्रदर्शन करना, रोबोट के घूमने का प्रदर्शन करना और वैज्ञानिक प्रयोगों का संचालन करना। चंद्रयान 3 के घटकों में जो है वो शामिल थे कि स्वदेशी लैंडर था, एक मॉड्यूल प्रणोदन मॉड्यूल था, रोवर भी उसमें शामिल था। चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम था और रोवर पेलोड जो था विज्ञान रोवर था। उसमें चंद्रयान 2 के समान थे ये लैंडर और विज्ञान रोवर, ये दो थे वो दो के सब चंद्रयान मिशन 2 के समान थे बिल्कुल। लेकिन प्रणोदन मॉड्यूल जो है उसके बारे में कि एक प्रणोदन मॉड्यूल जो है एक बॉक्स की जैसी संरचना है जिसमें एक तरफ एक बड़ा सौर पैनल लगा था और शीर्ष पर एक बड़ा सिलेंडर था। इस सिलेंडर में सामान्य नियोजित संरचना के रूप में कार्य करता था, समय नियोजित करना था उसका सिस्टम को, तो ये लगा हुआ था। इसमें चंद्रमा कक्षा में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए उपकरण थे और स्पेक्ट्रोपोलरीमेट्री और हार्वेट प्लैनेट अर्थात हार्वेट प्लैनेट का अर्थ करता था। विक्रम जो था वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए विक्रम लैंडर जिम्मेदार था, यानी उसको काम सिर्फ लैंडिंग कराना था। एक बॉक्स के आकार का था, इसमें 4 लेग थे यानी 4 पैर लगे हुए थे। थ्रस्ट था इसमें जो 800 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता था, इसकी क्षमता थी 800 न्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने की क्षमता थी। विक्रम लैंडर के पेलोड में क्या था, तो इसमें तापीय गुणों को मापने के लिए चंद्र भूतल पर ताप प्रयोग नामक उपकरण लगा था, यानी चंद्रमा की सतह पर कितना ताप है ये बता सकता था। लैंडिंग स्थल आसपास के भूकंपिता को मापने के लिए चंद्र भूकंपीय गतिविधियां उपकरण लगे हुए थे, भूकंप को मापने के लगे थे। और गैसों और प्लाज्मा का वातावरण अध्ययन करने के लिए चंद्रमा से बंधे अति संवेदनशील आयन मंडल और वायुमंडल का रेडियो एनाटॉमी था। चंद्रमा के अध्ययन के लिए नासा द्वारा प्रदान किया गया एक निष्क्रिय लेजर रेटोरिफ्लेक्टर एरे था, जो भी था। विज्ञान जो है वो रोवर है।
विज्ञान रोवर ने नेविगेशन कैमरे और सौर पैनल है, इसमें कैमरे लगे थे और सौर पैनल भी था ताकि वो गति कर सके। 50 वाट की बिजली पैदा कर सकता, मतलब 50 वाट की बिजली पैदा कर सकता था ये। इसमें स्थानीय सतह मौसम संरचना का अध्ययन करने के लिए 2 उपकरण थे, एक अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर प्रेरित बैकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी था। चंद्रयान 3 में परिवर्तन और सुधार। फिर जो चंद्रयान 3 बनाया गया, जो दो था, तो उसमें तो ये सब उपकरण लगे हुए थे, लेकिन चंद्रयान 3 जो बनाया गया था उसमें कुछ सुधार भी कर दिए गए थे। तो क्या सुधार किए गए थे ये देखते हैं। चंद्रयान 2 के विपरीत, जिसमें विक्रम लैंडर, विज्ञान रोवर और ऑर्बिटर शामिल था, तो चंद्रयान जो 3 बनाया गया उसमें केवल लैंडर और रोवर को ही सुसज्जित किया गया, यानी जो ऑर्बिटर था वो पहले से ही घूम रहा था, उसकी ज़रूरत ही नहीं थी, तो उसको नहीं बनाया गया। जबकि चंद्रयान 2 में ऑर्बिटर में 9 इन सीटू उपकरण थे। चंद्रयान 3 के प्रणोदन मॉड्यूल में इस सापे नामक एक उपकरण रखा गया था। इसमें वो ऑर्बिटल नहीं था, सापे नामक एक उपकरण रखा गया था। उन्नत लैंडिंग क्षमता। उन्नत लैंडिंग क्षमता के लिए चंद्रयान 3 में क्या है, चंद्रमा की सतह पर उतरने के दौरान ऑर्बिटर और मिशन नियंत्रण के साथ समन्वय में सहायता के लिए लैंडर खतरे का पता लगाने और बचाव कैमरे लगाए गए थे। तो उसमें बचाव के लिए कैमरे लगाए गए थे। मजबूत पाया, यानी पेलोड जो थे, लैंडर था उसमें पैर लगे हुए थे, उनको मजबूत बनाया गया था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि 10.8 किलोमीटर प्रति गति तक सुरक्षित रूप से वह उतर सके। बड़ा ईंधन टैंक बनाया गया था। चंद्रयान 3 में अपने पूर्ववर्ती की तुलना में अधिक ईंधन ले जा सकता था ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि अगर आवश्यकता हो तो अंतिम मिनटों में भी वह अपनी स्थिति में बदलाव कर सके। इसलिए बड़ा ईंधन टैंक लगाया गया था, मजबूत पाया बनाया गया था और उन्नत लैंडर क्षमता के लिए कैमरे लगाए गए थे। फिर अधिक सौर पैनल, यानी विक्रम जो लैंडर था में केवल दो के बजाय चारों क्षेत्रों पर सौर पैनल लगाए थे। चारों तरफ उसमें सौर पैनल बनाए गए थे ताकि ऊर्जा को उत्पादन कर सके। अतिरिक्त उपकरण और बेहतर सॉफ्टवेयर। चंद्रयान 3 मिशन में सॉफ्ट लैंडिंग प्रयास की सहायता के लिए अतिरिक्त उपकरण और इसके सॉफ्टवेयर में भी सुधार किया गया था। इसको सॉफ्टवेयर में सुधार किया गया था। अंतरिक्ष एजेंसी चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अन्वेषण क्यों करना चाहती हैं? तो चंद्रमा पर उतरने वाले पिछले सभी अंतरिक्ष यान जो जितने भी देशों ने भेजे थे वो सब भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्रों में उतरे थे। वहां जाना आसान और सुरक्षित था क्योंकि लंबे समय तक वहां तक संचार हो सकता था और तापमान अनुकूल भी था। सूर्य का प्रकाश भी मौजूद था और संचार उपकरण ऊर्जा की नियमित आपूर्ति प्रदान करते थे, यानी ऊर्जा थी वहां, इसलिए आसानी से संचार हो सकता था, इसलिए भूमध्य रेखा पर ही उतरे थे। हालांकि चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अलग हैं क्योंकि सूर्य की रोशनी के बिना पूरी तरह से वो अंधेरे हैं और तापमान -230 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह सकता है, यहाँ रहता है और यहाँ उपकरणों के संचालन में कठिनाई है, यानी उपकरण चलते ही नहीं है इतने कम तापमान पर। इसके अलावा वहाँ कई जगह बड़े बड़े ज्वालामुखी विवर हैं जहाँ परिणाम स्वरूप चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र अज्ञात रह गए हैं और चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र हैं वो दिखाई नहीं देते, अज्ञात हैं, अंधेरे में हैं। चंद्रयान 2 ने 2019 में उसे यही क्षेत्रों पर उतरने की योजना बनाई थी, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया और सतह से टकराने के बाद संपर्क इसका टूट गया था। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव वैज्ञानिकों के लिए विशेष रुचि का विषय है क्योंकि आसपास स्थायी रूप से छाया वाले क्षेत्रों में पानी और बर्फ पाई जाती है। यहाँ चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर ज्वालामुखी विवर हैं जिनमें प्रारंभिक सौरमंडल, यानी सौरमंडल का निर्माण कैसे हुआ, हाइड्रोजन, पानी और बर्फ या वाष्पशील पदार्थ और इसके जीवाश्म रिकॉर्ड शामिल हैं। इन ठंडे तापमानों को ध्यान में रखते हुए दक्षिणी चंद्र क्षेत्र में फंसे पदार्थ
बहुत समय से बहुत बदलाव नहीं हुआ है, यानी जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई या प्रारंभिक जीवन की जो है सुराग वहाँ से मिल सकते हैं। इस खोज के लिए दक्षिणी ध्रुव महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 मिशन। इसरो ने 2 सितंबर 2023 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए, अब सूर्य की जांच करने के लिए, सूर्य क्या है, सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक मिशन आदित्य L1 है, इसे लॉन्च किया गया। आदित्य का नाम संस्कृत में सूर्य का नाम है आदित्य। 4 महीने के बाद अंतरिक्षयान सूर्य और पृथ्वी के परिणामी लैंग्वेज पॉइंट L1 पर पहुंच गया और पृथ्वी 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर है। ये 7 अलग-अलग पेलोड ले जा रहा है, मतलब इसमें 7 अलग-अलग पेलोड ले जाए गए और सभी स्वदेशी रूप से विकसित किए गए थे। यदि अंतरिक्षयान में लैंग्वेज पॉइंट L1 पर पहुंचेगा तो वहां सौर वेधशाला स्थापित करने वाली जो भारत है वो तीसरी एजेंसी होगी। तो तीसरी एजेंसी भारत बन गया है। इसमें इससे पहले नासा है और यूरोप है, यानी अमेरिका और यूरोप के अलावा भारत अब तीसरा यहाँ है। L1 से सूर्य के लिए विशेष सुविधाजनक बिंदु के रूप में कार्य करता है, क्योंकि L1 जो है पेलोड सीधे सूर्य को देखता है और 3 पेलोड, इसके जो पेलोड हैं 7 पेलोड लगे तो उसमें 4 पेलोड सीधे सूर्य को देखते रहेंगे, हमेशा ही देखते रहेंगे, और 3 पेलोड जो हैं L1 पर कणों और क्षेत्र और इन सीटू का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार अंतर्ग्राही माध्यम में सौर गति के प्रसार और प्रभाव महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अध्ययन प्रदान करेंगे। ये उम्मीद है कि आदित्य L1 पेलोड के सूट ये कोरोना हीटिंग, यानी सौर का जो कोरोना हीटिंग है होता है उसका अध्ययन करेगा, कोरोनल मास इजेक्शन का अध्ययन करेगा और प्री फेलियर और फ्लेयर गतिविधियों, मौसम की गतिविधियों और कणों के प्रसार आदि समस्या को समझने में भी ये जानकारी प्रदान करेगा। इसमें प्रक्षेपण यान कौन से ले जाया गया था, तो सौर जांच को ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV द्वारा एक्सेल अंतरिक्ष में ले जाया गया था। इसे PSLV से ले जाया गया था, जिससे चंद्रयान 1 ले जाया गया था, उसी से PSLV से ले जाया गया था। 2008 में चंद्र मिशन 1 और मंगलयान 2013 में मंगलयान मिशन भी PSLV से ही लॉन्च किए गए थे। PSLV एक अच्छा रॉकेट है, एक्सेल कॉन्फ़िगरेशन में सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें 6 विस्तारित स्पेक्ट ऑन बूस्टर, यानी उससे बूस्टर 6 बूस्टर लगे हैं उसमें नीचे से जो सपोर्ट करते हैं, बूस्टर से बड़े हैं और इसी तरह भारी पेलोड जे ले जा सकता है। यानी PSLV एक्सेल जो है वो 1750 किलोग्राम का पेलोड सूर्य तुल्यकालिक कक्षा ने ध्रुवीय कक्षा तक ले जा सकता है। चूँकि आदित्य L1 का वजन जो है वो 1472 किलोग्राम का था, इसलिए PSLV से इसे लॉन्च किया गया था और उसे पृथ्वी की निचली कक्षा में तो ले जाना था। PSLV शुरुआत में आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में स्थापित करेगा। इसके बाद पृथ्वी के चारों ओर वो अंतरिक्षयान में कक्षा में परिक्रमा लगाएगा और आदित्य L1 लैंग्वेज बिंदु के चारों ओर प्रभाव मंडल कक्षा में ले जाने से पहले कई बार बढ़ाया जाएगा। यानी जिस तरह से मंगलयान भेजा गया था उसी तरह से इसको भी आदित्य L1 को भेजा गया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा फ्यूल लगता और बहुत ज़्यादा खर्चा होता। भारत के पास इतना पैसा नहीं है। आदित्य L1 मिशन के प्रमुख उद्देश्य, आदित्य L1 की मिशन यह है कि सौर ऊपरी वायुमंडल यानी क्रोमोस्फीयर, जो सूर्य का जो वायुमंडल है यानी क्रोमोस्फीयर, और उसका जो वायुमंडल के बाहर का जो दिखता है कोरोना, उसकी गति का अध्ययन करना है कि वो कैसे काम करते हैं। क्रोमोस्फीयर और कोरोनल हीटिंग का अध्ययन, आंशिक रूप से आयन प्लाज्मा का अध्ययन और भौतिकी कोरोनल द्रव्यमान यानी सूर्य के अंदर जो गर्माहट है वो कैसे बन रही है, ये सब का अध्ययन करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था। सूर्य से कण गतिशीलता के अध्ययन के लिए डेटा प्रदान करने और इन सीटू कण और प्लाज्मा का वातावरण का निरीक्षण करने के लिए इसे भेजा गया था। सौर कोरोना का भौतिकी और इनका ताप तंत्र है। कोरोना यानी कोरोनल और कोरोनल लूप प्लाज्मा का निदान, ताप, वेग और घनत्व, इस सब का अध्ययन का उद्देश्य था। ये
फिर है इसका चुंबकीय क्षेत्र का भी अध्ययन करना है कि सौर में जो कुछ चुंबकीय क्षेत्र है या चुंबकीय, कभी कभी तूफान भी आते हैं तो सूर्य का तापमान थोड़ा कम होता है। फिर कोरोना में जो विस्फोट होता है कोरोना का, तो सूर्य का तापमान बढ़ जाता है। तो इस सब के बारे में इसका अंतरिक्ष से अध्ययन करने के लिए इसे भेजा गया था। पेलोड, रिमोट सेंसिंग पेलोड, दृश्यमान उत्सर्जन रेखा कोरोनल ग्राफ पढ़ना है इसमें। इस अनुसंधान के लिए पेलोड हर दिन सूर्य की 1440 छवियां पृथ्वी पर ग्राउंड स्टेशन पर भेजेगा। यानी हर समय ये जो लगाया गया है, हर समय सूर्य की जो छवियां हैं वो भेजेगा पृथ्वी पर। अंतरिक्ष से सूर्य का अध्ययन क्यों करना चाहिए? तो अंतरिक्ष सूर्य विभिन्न ऊर्जावान कणों जैसे चुंबकीय क्षेत्र के साथ लगभग सभी तरंगदैर्ध्य के प्रकाश को उत्सर्जित करता है। पृथ्वी पर वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और कण और हानिकारक तरंगदैर्ध्य विकिरण को रोक लेता है। पृथ्वी का जो वायुमंडल है सूर्य से निकलने वाली हानिकारक विकिरणों को रोक लेता है, परावर्तित कर देता है। और सूर्य तो ये सब उत्सर्जित करता ही है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी से सूर्य का अध्ययन पूरी तस्वीर प्रदान नहीं करता और ग्रह के वायुमंडल के बाहर अंतरिक्ष में अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी पृथ्वी पर रहते हुए इसका अध्ययन पूरी तरीके से नहीं किया जा सकता, अंतरिक्ष में जाकर इसका अध्ययन किया जा सकता है। इसलिए L1 पॉइंट को चुना गया है और ये वहाँ जाके अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष मौसम की स्थिति। अंतरिक्ष मौसम का तात्पर्य अंतरिक्ष की बदलती पर्यावरणीय स्थिति से है। यह मुख्य रूप से सूर्य की सतह पर होने वाली गतिविधियों से प्रभावित होता है। दूसरे शब्दों में सौर हवा, चुंबकीय क्षेत्र और सौर घटनाएं और प्रकृति को प्रभावित करती हैं। ऐसी घटनाओं के दौरान ग्रह के निकट चुंबकीय क्षेत्र और अवशोषित कण वातावरण की प्रकृति को बदलती जाती हैं। फिर एक गगनयान मिशन है, अभी लॉन्च नहीं हुआ है। इसके लॉन्च होने की संभावना है कि ये जल्दी लॉन्च होगा, 2030 तक लॉन्च हो सकता है। गगनयान मिशन एक स्वदेशी मिशन है जो भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार अंतरिक्ष में ले जाएगा। गगनयान के लिए एयरबोर्ड मिशन प्रदर्शन अक्टूबर की आखिरी सप्ताह में होने की उम्मीद है। इसमें ऐसा हुआ नहीं है अभी। अब तक क्या है, अंतरिक्ष के लिए विक्रम कमांडर राकेश शर्मा को है अंतरिक्ष जाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। लेकिन अब एकमात्र नहीं है क्योंकि जो है शुभांशु शुक्ला भी अभी घूमकर आए हैं अंतरिक्ष में, 7 दिनों की यात्रा करके आए हैं। 1984 में वह भारतीय सोवियत संघ के मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में गए थे और 7 अंतरिक्ष स्टेशनों का 8 दिनों तक अध्ययन किया था इन्होंने, राकेश शर्मा ने। अब लेकिन वर्तमान में जो है शुभांशु शुक्ला ने 7 दिनों का अध्ययन किया है और ये अमेरिका के नासा के साथ गए थे। इस परियोजना में 3 सदस्यों के एक दल को, जो गगनयान है उसमें 3 सदस्यों को 3 दिवस के मिशन के लिए 400 किलोमीटर की कक्षा में लॉन्च करके भारतीय समुद्री जल में उतारा जाएगा और पृथ्वी पर वापस लाकर मानव अंतरिक्ष उड़ान क्षमता का प्रदर्शन किया जाएगा। गगनयान मिशन की प्रमुख शर्तें शामिल है। इसमें क्या है कि चालक दल को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में ले जाने के लिए मानव रोटेड लॉन्च वाहन सहित कई महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी का विकास किया जाएगा। अंतरिक्ष में चालक दल को पृथ्वी जैसा वातावरण प्रदान करने के लिए जीवन समर्थन प्रणाली और आपातकालीन बचाव का प्रावधान होगा। इसके लिए रूस ट्रेनिंग देगा आपको और चालक दल के प्रशिक्षण, पुनर्पूर्ति और पुनर्वास के लिए चालक दल प्रबंधन पहलुओं को भी विकसित किया जाएगा। ये गगनयान मिशन। थैंक यू दोस्तों। अब बचे हैं प्रक्षेपण यान, जो अगली क्लास में इसको कंप्लीट कर लें।